तो कहानी वहां से शुरू होती है जब ये औरत भीगती हुई टुंगटुन शेल्टर पहुंचती है। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है और वो बस रहने के लिए एक अदद जगह मांग रही होती है। शेल्टर का मालिक उन्हें देखते ही साफ पल्ला झाड़ लेता है कि यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। लेकिन हेलेन दुनिया देख चुकी थी। उसे अच्छे से पता था कि इस लालची इंसान के ना कहने का असली मतलब क्या है। उसने बिना वक्त गवाए एक चांदी का सिक्का निकाला और उसकी तरफ खिसका दिया। कसम से सिक्का देखते ही इस आदमी के तेवर ऐसे बदले जैसे गिरगिट रंग बदलता है। अचानक उसके पास कमरों की बाढ़ आ गई। वो उन्हें उनके कमरे तक ले जाता है। कल सुबह नियम और फीस समझाने की बात कहकर वहां से 9-11 हो जाता है। जैसे ही वे दोनों अकेले होते हैं, हेलेन उस लड़के की तरफ देखती है। उसकी नजरों को देखकर ही समझ आ जाता है कि ये औरत अपने अंदर कितना बड़ा दुख दबाए बैठी है। बच्चा अपनी मासूम आंखों से उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि उसके मम्मी पापा कहाँ हैं। हेलेन को हकीकत पता है। उसे मालूम है कि उनके साथ क्या हुआ है और वो सच इतना खौफनाक है कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे। तो उसने वही किया जो हर थका हुआ और टूटा हुआ बड़ा इंसान तब करता है जब कोई बच्चा ऐसा सवाल पूछ ले जिसका जवाब देने की उसमें हिम्मत ना हो। उसने झूठ बोल दिया। उसने कहा कि वे जल्दी ही मिलेंगे, सब ठीक है और उसे बस सो जाना चाहिए। बच्चा उसकी हर बात पर यकीन कर लेता है और कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में सो जाता है। तभी हेलेन को खांसी उठती है। ये कोई मामूली खराश नहीं थी। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये औरत इस पूरे सफर में सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के दम पर टिकी हुई थी। अब जब बच्चा सुरक्षित था और सो चुका था तो उसके शरीर ने जवाब दे दिया। वो आखिरी बार उसे देखती है, अलविदा कहती है और बस किस्सा खत्म। सुबह होने से पहले ही उस कमरे में उसकी जान निकल चुकी थी। आधी रात को रोवेन की आंख खुलती है और उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। बिस्तर की चादरें खून से लाल हो चुकी हैं और हेलेन एकदम बेजान पड़ी है। शोर शराबा सुनकर शेल्टर का मालिक अपनी रखेल के साथ वहां धमकता है। अब देखिए, किसी नॉर्मल इंसान के बिल्डिंग में अगर कोई मर जाए तो उसे झटका लगेगा, पर इन दोनों का रिएक्शन ही अलग है। इन्हें दुख कम और इस बात की चिढ़ ज्यादा है कि अब उन्हें इस झमेले को साफ करना पड़ेगा। तभी उस औरत की नजर रोवन पर पड़ती है और उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो रोवन के हल्के रंग के बालों को बड़े गौर से देखती है और कहती है, अरे ये लड़का तो बिल्कुल पॉलिन जैसा नहीं दिखता। और जैसे ही उसने नाम लिया, पॉलिन की एंट्री होती है। दोनों के बाल और नैन नक्श इतने मिलते जुलते हैं कि कोई भी उन्हें सगी माँ बेटा मान ले। अब उस शातिर औरत ने मौके पर ही एक चाल चली और पॉलिन से कहा, बधाई हो, आज से ये लड़का तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब इस शेल्टर की असलियत भी जान लीजिए। कागजों पर तो ये बड़ी नेक संस्था है जो बेघर लोगों को छत देती है और सरकार से चंदा खाती है। सुनने में बड़ा प्यारा लगता है ना? पर हकीकत में ये लोगों का खून चूसने वाली मशीन है। ये मजबूर लोगों और खासकर बच्चों को जिम्मेदारी की फीस के नाम पर लूटते हैं। तो बस पॉलिन और रोवन की ये नई नवेली नकली माँ बेटे की जोड़ी बन गई। अब इन्हें हर दिन सड़कों पर भीख मांगने के लिए भेज दिया जाता है ताकि ये वहां सोने का किराया चुका सके। पॉलिन अपना इंट्रोडक्शन देती है और लड़के से उसका नाम पूछती है, पर रोवन कुछ नहीं बोलता। उसका दिमाग अभी भी उसी कमरे में अटका है। वो खून से सनी चादरें और अपनी जिंदगी से एक और इंसान का चले जाना उसे सुन्न कर चुका है। पॉलिन उसका चेहरा देखकर सब समझ जाती है। वो उसके पास बैठती है और बातें करने लगती है। वो कहती है कि उसे नहीं पता रोवन ने क्या क्या झेला है, पर जो बीत गया सो बीत गया। अब जो मायने रखता है वो है आने वाला कल। वो उसे हिम्मत देती है कि बस डटे रहो, खुशियां कभी न कभी रास्ता ढूंढ ही लेंगी। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और रोवन बिना सोचे उसका हाथ थाम लेता है। वो उसका बेटा बनने का नाटक करने लगता है। दोनों साथ में सड़कों पर काम करते हैं और जो रिश्ता सिर्फ जिंदा रहने के लिए शुरू हुआ था वो धीरे धीरे सच में बदलने लगा। पॉलिन ने उसे गुंडों से बचाया, दुनिया की हर बुराई के सामने ढाल बनकर खड़ी रही और ये पक्का किया कि बुरे से बुरे वक्त में भी रोवन खुद को अकेला न समझे। देखते ही देखते 5 साल गुजर गए। रोवन अब 8 साल का हो चुका है। एक शाम दोनों साथ बैठकर अपनी पुरानी यादें और मेहनत के दिनों को याद कर रहे थे। लेकिन रोवन ने उस सुबह एक अफवाह सुनी थी जो सारा दिन उसके दिल में बोझ बनकर बैठी रही। वो मुस्कुराते हुए बड़े कूल अंदाज में पॉलिन से उस बारे में पूछता है। वो सिर हिलाती है और उसे बताती है कि एक अमीर खानदान ने उसे नौकरानी की नौकरी ऑफर की है। असली पगार, सिर पर पक्की छत और एक सुनहरा भविष्य। रोवन कहता है कि वो उसके लिए बहुत खुश है और वो बहुत अच्छा काम करेगी। वो ये बातें पूरे दिल से कह रहा था, पर उसकी आंखें गद्दारी कर गईं। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, उसके आंसू बहने लगे। पहले उसके माँ बाप, फिर हेलेन और अब पॉलिन। जिसे भी उसने चाहा वो उसे छोड़कर चला गया। भले ही इस बार पॉलिन किसी अच्छे काम के लिए जा रही थी, पर उसका मासूम दिल इस बात का फर्क नहीं समझ पा रहा था कि कोई मजबूरी में छोड़कर जा रहा है या तरक्की के लिए। उसके लिए तो बस ये बिछड़ना था। पॉलिन उसके चेहरे का दर्द पढ़ लेती है
और उसे गले से लगा लेती है। फिर वो उसे एक ऐसी बात कहती है जो ताउम्र उसके साथ रहने वाली थी। वो कहती है कि अकेलापन इस बात से नहीं होता कि तुम्हारे पास कौन खड़ा है। असली अकेलापन तब होता है जब तुम्हारा दिल खाली हो। जब तक तुम अपने चाहने वालों की यादें दिल में रखोगे और उनके प्यार को महसूस करोगे, वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। वो कहती है कि जब भी तुम्हें अकेला महसूस हो, बस अपनी आंखें बंद करना, दिल पर हाथ रखना और बस सन्नाटे को सुनना। और तभी कुछ जादुई होता है। अचानक उसके चारों तरफ मैना घूमने लगती है। आंखें बंद होने के बावजूद उसे न सिर्फ पेड़ और अंधेरा बल्कि सब कुछ दिखने लगता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आर पार दिखने लगी हो। उसी जादुई एहसास के बीच उसे सब महसूस होते हैं, उसके माँ बाप, हेलेन और पॉलीन। हर वो इंसान जिसे उसने प्यार किया था, वो उसके अंदर एक रोशनी की तरह जल रहे थे, जैसे वो सब उसके अंदर ही छिपे थे और बस उसके देखने का इंतजार कर रहे थे। पॉलीन के जाने के बाद सालों बीत गए और रोवन को उसकी कोई खबर नहीं मिली। वो खुद को समझा लेता है कि शायद वो काम में बहुत बिजी होगी, नए रईस घर के कायदे कानून सीख रही होगी। वो बस उसकी सलामती की दुआ करता है। आखिर वो कर भी क्या सकता था। अब वो वापस अपने पुराने काम पर आ गया है, भीख मांगना। टुनटुन के बाकी बच्चों की तरह अब वो भी अकेला है, पर रोवन इस काम में उस्ताद है, इतना माहिर कि देखकर अजीब लगे। डायरेक्टर ने जल्दी ही भांप लिया कि ये लड़का पूरी गैंग में सबसे ज्यादा कमाई करके लाता है, इसलिए उसका प्रमोशन कर दिया गया और उसे जोन 1 में भेज दिया गया। ये शेल्टर की सबसे प्राइम जगह थी, जहां सबसे ज्यादा अमीर लोग आते जाते थे। समझिए कि भीख मांगने की दुनिया का कॉर्नर ऑफिस उसे मिल गया था। बेहतर जगह मतलब बेहतर इज्जत, और वहीं उसकी मुलाकात होती है ब्लेक से। ब्लेक जोन 1 का करता धरता है और जैसे ही उसे रोवन के पास्ट के बारे में पता चला, वो मरे हुए माँ बाप और हेलन वाली कहानी, उसने रोवन को अपने साए में ले लिया। ब्लेक बड़ा ही नेक इंसान है, हमेशा सही वक्त पर मदद के लिए खड़ा रहता है और रोवन को तो उसमें कोई खोट नजर नहीं आती। ब्लेक ने ही रोवन को वो बात समझाई जो वो उस रात से जंगल में देख रहा था। वो जो घूमती हुई रोशनी के गोले थे, वो रोवन का पागलपन नहीं बल्कि माना थी। अब भाई मुझे यकीन है कि आप लोगों को माना के बारे में तो पहले से ही पता होगा, तो फालतू की डिटेल्स में जाकर मैं बोर नहीं करूंगा। सीन बदलता है और हमारा लड़का अपनी रेगुलर जगह पर सामने बाल्टी रखकर बैठा है। कुछ लोग पास से गुजरते हुए सिक्के डालते हैं और वो उन्हें बड़े ही प्यार से थैंक यू बोलता है। ये भीख मांगने वालों वाला दिखावटी नाटक नहीं था, बल्कि एक ऐसी मिठास थी कि पैसे देने वालों को खुद पर गर्व महसूस होने लगे। तभी औरतों का एक ग्रुप वहां से निकलता है और इस बच्चे की क्यूटनेस देखकर उनसे रहा नहीं गया। बाल्टी में सिक्कों की बारिश होने लगी, पर रोवन का ध्यान सिर्फ आधा ही वहां था। उसका बाकी दिमाग कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। वो काफी समय से कोशिश कर रहा था कि वो इस असली दुनिया को और बहती हुई माना को एक साथ देख सके, जैसे एक ही वक्त पर 2 अलग-अलग लेंस से फोकस करना। सिर्फ सोचने से ही सिर में दर्द हो जाए, है ना? लेकिन आज काम बन गया। उसे दोनों चीजें एक साथ बिल्कुल साफ दिखने लगी। इस कामयाबी पर उसने खुद को एक छोटी सी मुस्कुराहट दी, क्योंकि भाई मेहनत तो बहुत लगी थी, पर इसका नुकसान भी तुरंत हुआ। दोनों चीजें एक साथ देखने की वजह से उसे चक्कर आने लगे और वो बुरी तरह थक गया। आखिर अभी वो बच्चा ही तो है। तभी ब्लेक वहां से गुजरता है और सिक्कों से लबालब भरी बाल्टी देखकर अपनी भौहें चढ़ा लेता है। रोवन बड़े ही विनम्र अंदाज में बात घुमा देता है कि अरे ये तो बस लोगों की दरिया दिली है, मेरा इसमें क्या। ब्लेक को पूरी तरह यकीन तो नहीं होता, पर उसे लड़के का ये एटीट्यूड पसंद आता है। जाने से पहले वो रोवन को एक वार्निंग देता है कि तरक्की हमेशा जलन पैदा करती है, इसलिए अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत मेरे पास आना। ब्लेक हाथ हिलाकर वहां से चला जाता है, लेकिन बात यह है कि रोवन को गड़बड़ का एहसास पहले ही हो चुका था और उसने ब्लेक को एक शब्द भी नहीं बताया। कल उसने भीड़ में 2 आदमियों को देखा था। दिखने में तो वो आम थे, पर उनकी माना बहुत ही ज्यादा चमक रही थी और ब्लेक से भी कहीं ज्यादा पावरफुल लग रही थी। वो उसे ही देख रहे थे और फिर अचानक गायब हो गए। पैदल चलकर नहीं, बल्कि एक ही छलांग में बिल्डिंग्स के ऊपर से। रोवन इस बारे में सोचता है कि वो लोग कोई खतरा तो नहीं लग रहे थे, पर वो आम इंसान तो बिल्कुल नहीं थे। उसने फैसला किया कि वो अपनी इस खास नजर और उन लोगों के बारे में किसी को नहीं बताएगा। आखिर एक 8 साल के बेघर बच्चे के पास जानकारी ही तो इकलौती ताकत होती है और वो इसे मुफ्त में नहीं बांटना चाहता था। बाल्टी भर चुकी थी, तो वो इसे खाली करने और दूसरी बाल्टी लेने के लिए बेस कैंप की तरफ चल पड़ा। रोज का रास्ता था, पर आधे रास्ते में उसे वो लोग फिर दिख गए। इस बार सिर्फ 2 नहीं, बल्कि कई सारे थे जो सायों में छिपे हुए थे, और इस बार वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, बल्कि रोवन का पीछा कर रहे थे। दूरी कम होती जा रही है, एक ठीक उसके पीछे है तो दूसरा बगल से घेरे हुए है। जिस तालमेल से वो चल रहे थे उससे साफ था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। रोवन सिर्फ 8 साल का है,
बिल्कुल अकेला, और शहर की सड़क पर कई खतरनाक मैना यूजर्स उसका पीछा कर रहे हैं। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, दिमाग चकराने लगता है। बस एक ही बात सूझ रही है, कैसे भी करके बेस कैंप पहुंच जाए, बस गेट तक पहुंचना है। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और ब्लेक वहां उड़ते हुए आता है। ये आदमी जिस रफ्तार से आ रहा था, उसे देखकर तो लगता है कि इसके लिए फिजिक्स के नियम बस एक मजाक हैं। वो बिना रुके रोवन को गोद में उठाता है, जमीन से छलांग लगाता है और देखते ही देखते वो दोनों छत पर थे। फिर अगली छत, फिर उसके बाद वाली। पर नीचे वाले शिकारी भी हार मानने वाले नहीं थे, वो भी साथ साथ दौड़ रहे थे। ब्लेक अपनी रफ्तार को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है और हवा के शोर के बीच रोवन पर चिल्लाता है कि कस के पकड़ लो और ध्यान रहे, एक भी सिक्का गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि आज रात के खाने का सवाल है। रोवन ने कोई जवाब नहीं दिया। ब्लेक ने नीचे झांका, उसे लगा कि बच्चा डर के मारे अधमरा हो गया होगा, पर रोवन तो बस पत्थर की मूरत बना शून्य में ताक रहा था। ब्लेक को लगा कि डर के मारे ये सुन्न पड़ गया है। वो जैसे तैसे उसे लेकर शेल्टर पहुंचता है, उसे जमीन पर उतारता है और समझाते हुए कहता है, तुम अब सेफ हो, डरो मत, अंदर जाओ। रोवन चुपचाप अंदर चला जाता है। ब्लेक थोड़ा कंफ्यूज होकर उसे देखता रह गया, पर सच तो ये है कि रोवन डर से नहीं जमा था। असल में उस पूरी भागदौड़ और हवा में उड़ने के दौरान उसके दिमाग के परखच्चे उड़ गए थे। ब्लेक को अपनी पूरी ताकत से मूव करते हुए देखना रोवन के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। पहली बार उसने अपनी आंखों से देखा कि हरकत करते वक्त मैना इंसानी शरीर में कैसे बहती है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था, उसने लाइव देखा कि कूदने से पहले पैरों में कैसे मैना का सैलाब आता है, ताकत के लिए कैसे वो बाजुओं में भर जाती है, और एक छत से दूसरी छत पर कूदने के लिए कितनी बार मैना के झटके देने पड़ते हैं। उसने एक एक स्टेप को गिना और अपने दिमाग में छाप लिया। अब अंदर अकेले और सुरक्षित होने के बाद उसने फैसला किया कि जो कुछ उसने देखा, क्या वो उसे सच में समझ पाया है। वो एक लंबी सांस लेता है, हवा से मैना को अपनी ओर खींचता है और उसे अपने शरीर में घुमाना शुरू करता है। वो महसूस कर रहा है कि ताकत कहाँ आसानी से जा रही है और कहाँ उसे जोर लगाना पड़ रहा है। अब वो अपनी मैना को सिकोड़ना, कंडेंस शुरू करता है, उसे एक जगह इकट्ठा करके तैयार कर रहा है। देखो भाई, सच तो ये है कि इस छोटे से बच्चे को अभी ये सब ट्राई नहीं करना चाहिए था, बहुत रिस्की है, पर यही तो पहचान है कि हमारा लड़का कोई ऐरा गैरा नहीं बल्कि असली खिलाड़ी है। अब जब उसे बेसिक समझ आ गए हैं तो जाहिर है कि वो इसे आजमाने के लिए तड़प रहा है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, शेल्टर के बाकी भिखारी बच्चे धीरे धीरे वापस आने लगे। बेचारे मासूमों को अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें इतनी जल्दी वापस क्यों बुला लिया गया है। तभी रोवन का सीनियर वहां आता है और सबको शांत रहने को कहता है। वो कहता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस जोन लीडर्स इंस्पेक्शन करने आए हैं, चुपचाप अपने कमरों में जाओ और शोर मत मचाना। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। उन्होंने खास तौर पर रोवन से कहा कि भाई अपना बोरिया बिस्तर पैक कर ले, क्योंकि तेरा ट्रांसफर हो रहा है। तो हमारा ये शांत सा छोटा डॉन अपने सीनियर के पीछे पीछे चल देता है, जैसा वो हमेशा करता था। अचानक उसका सीनियर एक बड़े से आदमी के साथ प्राइवेट में बात करने के लिए रुक जाता है। रोवन काफी दूर था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी उसके खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना अपनी मैना को कानों की तरफ धकेला जाए। उसने ट्राई किया और भाई गजब हो गया। उसे कमरे के उस पार की बातें ऐसे सुनाई देने लगी जैसे उसने एयरपॉड्स लगा रखे हों। पता चला कि बातें उसी के बारे में हो रही थीं। उसे डॉर्मेट्री से निकालकर अब मेन बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा था। उसके खुद के सीनियर को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर उसका अंदाजा था कि शायद डायरेक्टर को यह बच्चा पसंद आ गया है। और सच कहें तो इसमें डायरेक्टर की भी क्या गलती। लड़का भीख मांगने वालों के हिसाब से जरूरत से ज्यादा ही हैंडसम जो है। ऊपर से जोन 1 में जो कुछ हुआ, वो अजीबो गरीब लोग जो उसका पीछा कर रहे थे, उसे देखते हुए उसे सेफ जगह रखना ही समझदारी थी। उसके सीनियर को लगता है कि वो लोग शायद यूनियन से थे। अब ये यूनियन क्या बला है ये हमें अभी नहीं पता, पर जिस तरह से उन्होंने नाम लिया, लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी तोप चीज है। रोवन तुरंत सारा खेल समझ जाता है कि ये वही लोग थे जो आज उसका पीछा कर रहे थे। तभी वो बड़ा आदमी रोवन को पास बुलाता है और वो मेन बिल्डिंग के अंदर काफी गहराई में चले जाते हैं, जहां काउंटर पर एमी नाम की एक औरत खड़ी थी। वो बस इतना कहता है कि आज से ये तेरी अमानत है, हेलो हाय कर लो, और वहां से खिसक लेता है। अब शुरू होता है ऑकवर्ड साइलेंस वाला सीन। एमी चुप्पी तोड़ते हुए उसकी उम्र पूछती है। रोवन कहता है 10 साल। फिर वो बड़े आराम से ये भी बता देता है कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, न ही कभी मौका मिला। एमी को कोई हैरानी नहीं हुई, वो बस इतना कहती है, हाँ पता था, डॉर्मेट्री से जो आए हो। वो उसे बताती है कि कल से वो उसे सब कुछ सिखाएगी, तो वो उसे टीचर कह सकता है, या अगर ज्यादा क्लोज होना हो तो दीदी भी बुला सकता है। फिर वो उसे पहली बार गौर से देखती है और कहती है, भाई तू तो डॉर्मेट्री के हिसाब से कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। मतलब देख रहे हो, ये छोटा बच्चा हर तरफ अपनी रिज बिखेर रहा है। पर रोवन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस मासूमियत से पूछता है, पर मुझे पढ़ना सीखने की जरूरत ही क्या है।